नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 7th हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस करेंगे और जो ये नोट्स होने वाले हैं चैप्टर होगा न्यू किंग्स एंड किंगडम्स उसके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, फिर इंपॉर्टेंट ईयर्स देखेंगे और लास्ट में हम लोग नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहला जो टर्म इंपॉर्टेंट है वो है सामंतास। तो सामंत कौन होते हैं? ये किंग के सबॉर्डिनेट्स होते हैं, द सबॉर्डिनेट्स ऑफ किंग और ओवरलॉर्ड्स। तो ओवरलॉर्ड्स के या किंग्स के सबॉर्डिनेट्स होते हैं। और ये करते क्या थे? ये गिफ्ट लेके आते थे, ब्रिंग गिफ्ट फॉर देयर किंग्स और ओवरलॉर्ड। तो अपने किंग के लिए, अपने राजा के लिए या अपने ओवरलॉर्ड के लिए क्या करते थे? गिफ्ट लेकर आते थे। तो इनका मेन काम यही होता था। नेक्स्ट पे आते हैं महासामंत की बात करी गई है, महामंडलेश्वर की बात करी गई है। ठीक है, तो पहला हो गया सामंत, दूसरा है महासामंत या महामंडलेश्वर। अब ये कौन होते हैं? तो ये ऐसे सामंत थे हु गेंड पावर एंड वेल्थ डिक्लेयर देमसेल्फ महामंडलेश्वर। तो देखिए, ऐसे सामंत जिनको पावर मिल जाती थी, जिनको वेल्थ मिल जाती थी, और ये क्या करते थे? अपने को महामंडलेश्वर या महासामंत डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, मतलब क्या हुआ? महासामंत का मतलब अगर देखा जाए, महामंडलेश्वर का मतलब अगर देखा जाए तो ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल और अ रीजन। तो किसी भी रीजन का किंग या ग्रेट लॉर्ड कहलाता था महासामंत। ठीक है, ये होते सामंत ही थे, बस इनके पास पावर और वेल्थ आ जाती थी। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर, मतलब इसका थर्ड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में कहा गया महाअधिराज। ठीक है, महाराजा अधिराज, इसका मतलब क्या होता है? तो हाई साउंडिंग टाइटल यूज फॉर ग्रेट किंग ओवरलॉर्ड। तो देखिए, ये बहुत ही, मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत सुनने में बहुत बड़ा टाइटल लग रहा है। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता था? जो बहुत महान किंग होते थे उनके लिए मेनली ये चीज़ यूज़ करी जाती थी कि महाराजा अधिराज। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं त्रिभुवन चक्रवर्तिन। अब त्रिभुवन चक्रवर्तिन की बात अगर करी जाए तो ये क्या होता है? तो लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स। तो त्रिभुवन मतलब 3 वर्ल्ड्स और चक्रवर्ती मतलब लॉर्ड। तो एक तरीके से लॉर्ड ऑफ 3 वर्ल्ड्स कहलाता था त्रिभुवन चक्रवर्तिन। रेंट क्या होता है? रेंट चैप्टर के हिसाब से अगर रेंट देखा जाए तो रेंट मतलब तो किराया होता है, लेकिन यहाँ पर किराया नहीं है। एक तरीके से यहाँ पर है पार्ट ऑफ प्रोड्यूस दैट द प्रोड्यूसर द पीजेंट कैटल कीपर्स आर्टिसन वर कंपेयर टू पे टू लॉर्ड्स। तो देखिए, होता क्या था कि जो भी प्रोड्यूस होता था, चाहे वो पीजेंट प्रोड्यूस करे, मतलब जो किसान है वो प्रोड्यूस करें। ठीक है, कैटल मतलब जो गाय वाय पालने वाले, भैंस वैस पालने वाले जो लोग थे, वो जो भी प्रोड्यूस करते थे, मतलब उनका जो भी उनका प्रॉफिट निकलता था, आर्टिसंस का जो भी प्रॉफिट निकलता था, तो उससे जो भी पार्ट उन लोग को राजाओं को देना होता था उसको कहा जाता था रेंट। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 100 रुपये इन लोग ने कमाए, ठीक है, और 100 रुपये में कहा गया है कि 50 रुपये आप लोग को राजा को देने, तो 50 रुपये क्या हो जाएगी? रेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं रेवेन्यू। अब रेवेन्यू क्या होता है? तो टैक्स ट्रेडर्स हैड टू पे टू देयर लॉर्ड्स। ठीक है, तो रेवेन्यू की किस तरीके से यूज़ किया गया है? रेवेन्यू वो टैक्स होता था जो ट्रेडर्स पे करते थे, किसको? लॉर्ड को या किंग को। ठीक है, तो जो ट्रेडर्स होते थे वो क्या करते थे? किंग को कुछ ना कुछ ये कह सकते हैं कि पैसा पे करते थे, ठीक है, ट्रेड करने के लिए, तो उसको कहा जाता था रेवेन्यू। ठीक है, जैसे आज के अगर आप दौर में देखेंगे तो टैक्स होता है तो सरकार को पे किया जाता है, इसी तरीके से रेवेन्यू किसको पे करी जाती थी? किंग को पे करी जाती थी। अगली बात जो करी गई प्रशस्ति की। अब ये प्रशस्ति क्या होती है? लिटरेरी कॉम्पोजिशन, मतलब ये प्रशस्ति जो है वो एक तरीके से लिखित में होती थी, कॉम्पोजिशन होता था। ऑफन इन वर्स रिटन इन प्रेज ऑफ अ रूलर डिपिक्टिंग हिम एज वेलियंट। देखिए, मेनली अगर प्रशस्ति आप देखेंगे तो प्रशस्ति में होता क्या था कि जो भी रूलर होता था तो रूलर का उसमें बखान किया जाता था, उसमें प्रेज़ किया जाता था, बताया जाता था कि रूलर कितना स्ट्रांग है, उसकी आर्मी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितना पैसा है उसके पास में, ये सब चीज़ें प्रशस्ति में बताई जाती थी। It was mainly done by the Brahmins who were often rewarded by the grants of lands for such जॉब्स। देखिए, होता क्या था? ये जो प्रशस्तिस थी ये मेनली लिखता कौन था? तो ब्राह्मण जो होते थे, ठीक है, जो ब्राह्मण होते थे उस जगह के, वो लिखा करते थे और इनको बाकायदा रिवॉर्ड दिए जाते थे, इनको घर प्रोवाइड किए जाते थे, इनको जॉब दी जाती थी इस सब कामों के लिए। दिस रिवॉर्ड वॉज रिकॉर्डेड ऑन अ कॉपर प्लेट एंड गिवन टू दोज हु रिसीव्ड दी लैंड। तो ये क्या करता था? जो रिवॉर्ड थी उसको बाकायदा रिकॉर्ड किया जाता था, किस पे? कॉपर प्लेट पे इसको रिकॉर्ड किया था, और ये उनको दिया जाता था मेनली जो लैंड को क्या करते थे? रिसीव करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में सुल्तान कहा गया। सुल्तान का मतलब क्या है? तो सुल्तान एन अरबिक टर्म यूज फॉर रूलर। तो रूलर जो है, जो राजा होता था, जो रूलर होता था, जो किसी एरिया में रूल करता था, सुल्तान का मतलब वही होता है, बस ये एक अरब का टर्म है, अरबिक एक टर्म है, याद रखिएगा। उर का मतलब क्या है? उर का मतलब है सेटलमेंट ऑफ पीजेंट्स। तो पीजेंट्स का जो सेटलमेंट होता था, जिस जगह पे वो लोग रहते थे, जो भी उनका सेटलमेंट होता था, उसको कहते थे उर। ठीक है, और नाडू क्या होता था? तो नाडू ग्रुप ऑफ उर्स होते थे। तो मतलब इन्हीं जो सेटलमेंट्स होते थे, पीजेंट के जो सेटलमेंट्स होते थे, इनके कई सारे ग्रुप हुआ करते थे, तो उसी ग्रुप को क्या कहा जाता था? नाडू। जैसे तमिलनाडु है,
ठीक है। तो तमिलियों का एक तरीके से जो तमिल इनहैबिटेंट्स हैं, मतलब कह सकते हैं तमिल जो पीजेंट्स हैं, उनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है, तमिलनाडु कहलाता है। तो देखिए एक और इसकी डेफिनेशन दे दी गई है, विलेजेस फॉर्म्ड अ लार्ज यूनिट कॉल्ड नाडू। तो कई सारे विलेजेस मिलके एक बड़ी यूनिट बनाते थे और उस यूनिट को क्या कहा जाता था, नाडू कहा जाता था पहले के ज़माने में। नेक्स्ट पे आते हैं ब्राह्मदेह। ठीक है, तो ब्राह्मदेह की बात करी गई। ब्राह्मदेह मतलब क्या होता है, लैंड गिवन टू ब्राह्मण्स एज अ ग्रांट। तो ब्राह्मण्स को ग्रांट दी जाती थी, जब वो प्रशस्ति लिखते थे तो उनको लैंड दिया था, तो उसी को कहा गया है ब्राह्मदेह। ठीक है, ब्रह्मदेह। वेलन वगाई। अब वेलन वगाई की बात करी गई, ये क्या होता है, लैंड ऑफ अ नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टियर। ठीक है, तो लैंड होता था, ये एक तरीके से लैंड है, और किसका लैंड है, एक नॉन ब्राह्मण पीजेंट का लैंड है। ठीक है, नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रॉपर्टियर। प्रॉपर्टियर मेनली वो होता है जो ट्रेड करता है, जिसकी दुकान उकान होती है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मतलब जो एक तरीके से बिजनेस करता है उसी को कहते हैं प्रॉपर्टियर। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, शाल भोग। तो शाला भोग या शाल भोग की बात करी गई है, ये क्या होता है, तो लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्कूल। तो स्कूल के मेंटेनेंस के लिए या स्कूल को बनाने के लिए जो लैंड होता है उसको क्या कहा जाता है, शाल भोग कहा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं देवदान। देवदान की बात करी गई, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स। तो टेम्पल्स के लिए जो लैंड गिफ्ट किए जाते थे उसको क्या कहा जाता था, देवदान कहा जाता था। ठीक है, अगला है पल्ली छंदम। पल्ली छंदम की बात करिए, पल्ली छंदम क्या होता है, तो ऐसे लैंड जो डोनेट किए जाते थे जैन इंस्टीट्यूशंस के लिए। ठीक है, तो जैन जो एक बहुत बड़ा धर्म है, उनके इंस्टीट्यूशंस बनने के लिए जो लैंड को डोनेट किया जाता था उसको कहा जाता है पल्ली छंदम। नगरम क्या होता है, तो नगरम से अगर आप देखेंगे तो ये एसोसिएशन होता है किसका, ट्रेडर्स का। तो बड़े बड़े ट्रेडर्स, छोटे छोटे ट्रेडर्स का जो एसोसिएशन होता था उसको क्या कहा जाता है, नगरम कहा जाता है। इसके बाद बात करी गई सभा की। अब सभा क्या होती है, तो असेंबली ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण की जो असेंबली होती है उसको सभा कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट लाइन्स पे आते हैं। डेट लाइन्स में अगर आप देखें तो 7th सेंचुरी सबसे पहली है। 7th सेंचुरी में क्या हुआ था कि नई डायनेस्टीज़ का राइज होने लग गया था। इसके बाद आते हैं मिड 8th सेंचुरी। तो 8th सेंचुरी के मिड में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, यहाँ पर राइज ऑफ राष्ट्रकूता चीफ है क्षत्रिय। तो जो राष्ट्रकूता के जो चीफ हुआ करते थे वो अब क्षत्रिय के रूप में राइज होने लग गए, मतलब आगे बढ़ने लग गए थे। ठीक है, इन लोगों ने बाकायदा ये कह सकते हैं यज्ञ करवा लिए थे, तो ये क्षत्रिय बन गए थे और कहीं ना कहीं इनका राइज होने लग गया। नेक्स्ट पे आते हैं 1168 से 1192 की बात करी गई है। तो पृथ्वीराज चौहान की बात करी गई, मतलब पृथ्वीराज 3 की बात करी गई है। अभी पिक्चर भी आई थी, आप लोग ने एक देखी होगी, पृथ्वीराज 3। ठीक है, रूल्ड ओवर द रीजन्स ऑफ दिल्ली। तो दिल्ली और अजमेर की अगर बात करी जाए, दो रीजन से मेनली इन्होंने रूल किया था, और ये कब से कब तक रेन में थे, मतलब इनका जो कार्य शासनकाल था वो 1168 से 1192 तक था। इसके बाद 1191 की बात करी जाए तो फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन हुआ था, और फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को डिफीट कर दिया था, हरा दिया था। लेकिन जब सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन हुआ था 1192 में, तो उल्टा हुआ। कौन हार गए थे, तो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और मोहम्मद घोरी जीत गया था। तो वही बात यहाँ पर करी गई है। 985 AD की बात करेगी। 985 में क्या हुआ था, तो राजा राजा वन। ठीक है, राजा राजा वन क्या था, ये एक ग्रेट रूलर था, चोल का बहुत बड़ा रूलर था। 985 AD की बात करी गई तो इस शासनकाल में अगर देखा जाए तो चोल का एक बहुत बड़ा रूलर हुआ करता था जिसका नाम था राजा राजा वन। नेक्स्ट पे आते हैं 5th और 6th सेंचुरी की बात अगर करी जाए तो एरिया ऑफ तमिलनाडु वाज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। तो 5th और 6th सेंचुरी में क्या हो गया था कि जो तमिलनाडु का एरिया था उसको लार्ज स्केल कल्टीवेशन के लिए ओपन कर दिया गया था। मतलब यहाँ पर बहुत हाई क्वांटिटी में मतलब स्केल पर प्रोडक्शन हुआ करता था, ये आप लोग को याद रखना है। अब आते हैं नोट्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स को देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 7th एंड 12th सेंचुरी। ठीक है, मैनी न्यू डायनेस्टीज़ इमर्ज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो नई डायनेस्टीज़ आ गई थी, बहुत नई तरीके की डायनेस्टीज़ आ गई थी भारत में। ठीक है, और कब से कब तक की बात हो रही है, 7th से लेके 12वीं सेंचुरी की बात हो रही है। द न्यू रूलर्स वर प्रीवियसली द बिग लैंडलॉर्ड। जो नए रूलर थे वो क्या थे, वो पहले बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे। ठीक है, और वॉरियर्स वर्किंग अंडर एग्जिस्टिंग किंग्स। और मतलब कहीं ना कहीं ये लैंडलॉर्ड्स भी हुआ करते थे, वॉरियर्स हुआ करते थे, या ये कह सकते हैं कि जो सेनापति हुआ करते थे, और बाद में ये क्या बन गए, किंग बन गए। सामंत हुआ करते थे और बाद में सब क्या बन गए, किंग बन गए। दे ग्रेजुअली गेन पावर एंड वेल्थ। तो इनको धीरे धीरे करके मतलब ग्रेजुअली इन लोगों को पावर मिली, वेल्थ मिली, और इसके बाद इन लोग ने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, महासामंत या महामंडलेश्वर अपने को घोषित कर दिया। और बाद में ये इंडिपेंडेंट रूलर या कह सकते हैं इंडिपेंडेंट लॉर्ड्स या इंडिपेंडेंट किंग के रूप में काम करने लगे। ठीक है,
अब यहाँ पर देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर की बात करी गई जिसका नाम है दंती दुर्गा। ठीक है, तो दंती दुर्गा की बात अगर करी जाए तो यह राष्ट्रकूटा चीफ थे, मतलब राष्ट्रकूटा एम्पायर से बिलोंग करते हैं। और अगर इनको देखा जाए तो इन्होंने चालुक्य जो रूलर थे, मतलब चालुक्य के जो किंग थे, उनको हरा दिया था। और उसके बाद इन्होंने एक रिचुअल करवाया और उस रिचुअल का नाम था हिरण्य गर्भ। ठीक है, हिरण्य गर्भ मतलब एक तरीके से गोल्डन वॉर्म की बात करी जाए तो इस तरीके का एक रिचुअल था, इन्होंने करवाया। और इससे हुआ क्या कि इनकी जो आइडेंटिटी थी वो क्या हो गई, क्षत्रिय हो गई, मतलब ये क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, हालांकि ये बर्थ से क्षत्रिय नहीं थे लेकिन बाद में क्या हो गए, क्षत्रिय में कन्वर्ट हो गए। कौन, दंती दुर्गा। इन्होंने किसको हराया था, तो चालुक्य के जो रूलर थे उनको हराया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया है, सम अदर लॉर्ड्स लाइक कांदम मयूर श्रमण एंड गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र ब्राह्मण्स बाय बर्थ। तो देखिए यहाँ पर जो दो नाम दिए गए हैं, जो कादम्ब मयूर श्रमण है, गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र है या हरिचंद्र है, ये लोग ब्राह्मण थे। बर्थ से अगर देखा जाए तो ये किस कास्ट से बिलोंग करते थे, तो ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करते थे। इनके पास अच्छी अच्छी मिलिट्री स्किल्स थी। तो इन लोग ने क्या किया, अपने किंगडम को सेटअप किया कहाँ पर, कर्नाटक और राजस्थान में इन लोग ने अपने किंगडम को सेटअप कर दिया था। ठीक है, तो ये भी एक तरीके के न्यू किंग्स थे। मैनी ऑफ दीज न्यू किंग्स अडॉप्टेड हाई साउंडिंग टाइटल्स लाइक महाराजा अधिराज। अब देखिए जो नए किंग्स बनते थे इन लोग को बड़ा शौक होता था, ठीक है, नए नए टाइटल्स को अडॉप्ट करने का, बड़े बड़े मतलब जो सुनने में बड़े अच्छे टाइटल लगे। तो इस तरीके से इन्होंने कई सारे टाइटल्स अडॉप्ट किए, जैसे महाराजा अधिराज नाम का टाइटल अडॉप्ट किया, त्रिभुवन चक्रवर्ती नाम का टाइटल अडॉप्ट किया। तो इस तरीके के लोग टाइटल अडॉप्ट किया करते थे। दो दे शेयर्ड पावर विद देयर सामंस। लेकिन अगर देखा जाए टाइटल तो अडॉप्ट कर लेते थे लेकिन क्या होता था कि अपनी पावर को शेयर करते थे। ठीक है, मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा रूल ये खुद ही करते थे। ठीक है, कहीं ना कहीं अलग अलग मिनिस्टर्स हुआ करते थे इनके रूल में, तो कहीं ना कहीं इनके कई सारे सामंत हुआ करते थे और वो कई सारी पावर्स को इनके साथ शेयर करते थे। ठीक है, एज वेल एज विद एसोसिएशन ऑफ पीजेंट्स ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स। तो इनके साथ भी कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग होती थी। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, द प्रोड्यूसर्स द पीजेंट्स कैटल कीपर्स आर्टिसंस वर द मेन फीडर्स टू दीज स्टेट्स। तो देखिए कोई भी कंट्री होती है, कोई भी जगह होती है, कोई भी किंगडम होता है, तो उसमें जो मेन फीडर्स होते हैं, जो मेन काम करने वाले लोग होते हैं वो कौन होते हैं, तो पीजेंट्स होते हैं, किसान होते हैं, कैटल कीपर्स होते हैं, आर्टिसंस होते हैं, ये मेन काम करते हैं और कहीं ना कहीं यही मेन फीडर्स होते हैं किसी भी किंगडम के। द लैंड वॉज ओन्ड बाय लॉर्ड्स। तो लैंड के लॉर्ड्स हुआ करते थे, लैंड जो ओन करता था वो लॉर्ड्स होते थे। सो द प्रोड्यूसर्स, तो फिर क्या होता था, इसकी वजह से जो प्रोड्यूसर्स होते थे इनको कंपेल किया जाता था, इनको फोर्स किया जाता था कि रेंट दें। ठीक है, रेंट टू दी ओनर्स वेयर ट्रेडर्स वर टू पे रेवेन्यू टू दी लॉर्ड्स। अब देखिए होता क्या था कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या देते थे, तो रेंट देते थे। किसको रेंट देते थे, लॉर्ड्स को रेंट देते थे। और साथ ही साथ जो ट्रेडर्स थे वो क्या देते थे, तो रेवेन्यू मतलब टैक्स देते थे, किसको, लॉर्ड्स को। ठीक है, तो पीजेंट्स क्या दे रहा है, तो पीजेंट्स दे रहे हैं रेंट और ट्रेडर्स क्या दे रहे हैं, ट्रेडर्स दे रहे हैं रेवेन्यू। ये चीज़ याद रखनी है। दीज रिसोर्सेज वर यूज टू फाइनेंस द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ किंग। अब देखिए जो यहाँ से इन लोगों को रेंट मिल रहा है, जो रेवेन्यू मिल रही है, उससे करते क्या थे, जो लॉर्ड्स थे, जो किंग्स थे, वो करते ये थे कि अपनी किंगडम को मेंटेन करते थे, मंदिर बनवाते थे, फोर्ट बनवाते थे। ठीक है, जो भी लड़ाइयाँ होती थी उसके लिए जो भी वेपन अपन थे वो सब बनवाने का काम यही लोग करते थे। और कहीं ना कहीं जहाँ पे ये लोग कब्जा करते थे, जिस चीज़ को मतलब जहाँ पे भी ये हमला करते थे वहाँ से चीज़ों को लूट लाते थे, या ये कह सकते हैं कि वहाँ का लैंड एक्वायर कर लेते थे, ट्रेड रूट्स को फाइंड कर लेते थे। तो इस तरीके का किंग्स का काम हुआ करता था। अगली बात कही गई है, रेवेन्यू फंक्शनरीज वर रिक्रूटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज। अब देखिए जो रेवेन्यू सर्विसेज में काम करते थे लोग, ठीक है, मतलब जिनका मेनली काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना, अब इनको कहीं से भी रिक्रूट नहीं कर लिया जाता था, बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली के होते थे। ठीक है, और जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटी होती थी, मतलब अगर पिताजी जो हैं वो अगर रेवेन्यू की हाई सर्विस में है तो उनका जो बेटा होगा वो भी हाई सर्विस में लग जाएगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है, हेरिडिटरी है। ठीक है, द सिमिलर वॉज इन द केस ऑफ आर्मी पोजीशंस। इसी तरीके से जो आर्मी पोजीशंस में हाई पोस्ट होती थी, लो पोस्ट की तो बात नहीं करेंगे, वो हेरिडिटी नहीं होती थी, लेकिन जो हाई पोस्ट होती थी वो क्या होती थी, हेरिडिटी होती थी। हेरिडिटी का मतलब ये होता है कि जब पिताजी हैं तो उसके नीचे जब बच्चा बड़ा होगा वो भी वही सेम पोस्ट पे आ जाएगा। ठीक है, द सिमिलर वॉज इन द आर्मी पोजीशन हो गया। मोस्ट केसेस सच पोस्ट वॉज हेल्ड बाय क्लोज रिलेटिव टू किंग। तो मेनली ऐसी पोस्ट जो बड़ी वाली पोस्टें रहती थी, मतलब हाईली इन्फ्लुएंशियल जो पोस्टें रहती थी, उनको मेनली उन लोगों को दिया जाता था जो किंग के बहुत ही क्लोज रिलेटिव हुआ करते थे।
मतलब ये कह सकते हैं जो रिश्तेदार हुआ करते थे किंग के, उनको ये सब पोस्टें दी जाती थी। प्रशस्तीज वर कंपोज बाय द ग्रांट ऑफ लैंड, तो ग्रांट ऑफ लैंड से प्रशस्तीज को क्या किया था कंपोज किया था। और मेनली कौन कंपोज करता था, तो जो ब्राह्मण्स होते थे, ब्राह्मण जो होते थे ये क्या करते थे, प्रशस्तीज को कंपोज करते थे। ब्राह्मण्स वर ऑल्सो रिवॉर्डेड बाय द लर्नेड ब्राह्मण्स इन प्रेज ऑफ द रूलर, तो देखिए इसमें होता था कि क्या था प्रशस्तीज में, कि जो रूलर होते थे, जो किंग होते थे, उनकी बड़ाई करी जाती थी, उनको बताया जाता था कि इतने महान हैं, इनके पास कितनी ताकत है, भगवान से भी ज़्यादा ऊँचे हैं, इस तरीके की जो बातें हैं वो बताई जाती थी। ठीक है, तो इनको क्या किया जाता था, अवार्ड दिया जाता था, रिवॉर्ड दिया जाता था। इट यूज टू डिपिक्ट द रूलर्स ऑफ वेलियंट विक्टोरियस एंड वॉरियर्स, तो ये बात यहाँ पर बताई गई है। कलहन, अब देखिए कलहन की अगर देखी जाए एक बहुत बड़ी पोयम है, किसमें है, संस्कृत में है। वो हिस्ट्री बताती है किंग्स की, और ऐसे किंग्स की जो कहाँ पे थे, कश्मीर में थे। तो कश्मीर के जो किंग्स हैं उनकी हिस्ट्री कौन बताता है, तो कलहन की एक लंबी चौड़ी पोयम है जो कि संस्कृत में लिखी गई है। वो कलहन मतलब कलहन एक बहुत बड़े पोएट हैं, उन्हीं की बात यहाँ पर करी गई। तो उन्होंने कश्मीर के जो रूलर्स हैं उनकी प्रशस्ति एक तरीके से कह सकते हैं लिखी है। ही यूज अ वैरायटी ऑफ सोर्सेज, इन्होंने कई वैरायटी यूज़ करी है, मतलब एक ही जगह से इनको नॉलेज नहीं मिली है कि अपना जो देखा वही लिख डाला। इन्होंने कई सारे इनको सोर्सेज मिले, वहाँ से इन्होंने चीज़ों को उठाया है। ठीक है, जैसे कई सारे इंस्क्रिप्शंस इन्होंने पढ़े, डॉक्यूमेंट्स कई सारे पढ़े, आई विटनेस तो देखे ही देखे। ठीक है, बहुत सारे इनको आई विटनेस मिले, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने इनको बताई ये सब बातें। ठीक है, और वो सब मिला जुला के इन्होंने क्या करी है, बहुत लंबी लंबी पोएम्स लिखी हैं कश्मीर के रूलर्स के लिए। ठीक है, रूलिंग डायनेस्टीज़ वर बेस्ड इन अ पर्टिकुलर रीजन, जो रूलिंग डायनेस्टीज़ होती थी वो कहाँ पर रहती थी, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में उनका बेस रहता था। ठीक है, कन्नौज की अगर बात करी जाए तो कन्नौज बहुत ही प्राइज्ड एरिया था, मतलब बहुत ही ये कह सकते हैं फलता फूलता एरिया था। ठीक है, कहाँ का था, गंगा वैली के पास का था। देयर वॉज ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल, अब देखिए कन्नौज में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चल रही थी, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रहा था, मतलब 3 सेनाओं के बीच में जंग चल रही थी, स्ट्रगल चल रही थी। ठीक है, कन्नौज के लिए, और उसमें से कौन सी 3 सेनाएँ थी, तो गुर्जर प्रतिहार की थी, राष्ट्रकूता की थी और पाला डायनेस्टी की थी। ठीक है, तो ये तीनों आपस में क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे कन्नौज को हथियाने के लिए। रूलर्स यूज टू बिल्ड लार्ज टेम्पल्स, अब देखिए रूलर्स क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे। और क्यों मंदिर बनवाते थे बड़े बड़े, कहीं उनको कोई पूजा वूजा नहीं करनी होती थी। ठीक है, कोई ये मत सोचिएगा कि बड़े मंदिर बनवा दिए तो वो बड़े पुजारी थे, वो अपनी पावर शो करते थे बड़े मंदिर बनवा के। सो टेम्पल्स वर फर्स्ट टारगेट ऑफ व्हेन वन रूलर अटैक्ड ओवर दी अदर, तो होता क्या था, जब भी एक रूलर दूसरे रूलर पर अटैक करता था तो क्या करते थे लोग, सबसे पहले जो टारगेट करते थे वो उसी मंदिरों को करते थे, क्योंकि मंदिर उनकी पावर शो करते, तो मंदिर को अगर तोड़ देंगे तो उनकी पावर टूट जाएगी, इस तरीके से लोग किया करते थे। वन प्रोमिनेंट रीज़न फॉर दिस वॉज टेम्पल्स वॉज ऑफन वेरी रिच, और कहीं ना कहीं एक और बहुत बड़ा रीज़न हुआ करता था कि मंदिरों में बहुत सारा खजाना भरा रहता था। ठीक है, खजाना बहुत सारा रहता था, तो तोड़ के मंदिर को तोड़ के खजाना पूरा लूट भी लिया करते थे रूलर्स। ठीक है, सुल्तान महमूद गज़नी ऑफ अफ़गानिस्तान, तो देखिए महमूद गज़नी की बात करी गई, अफ़गानिस्तान का जो एक सुल्तान था, 997 से 1030 तक वो रहा है। ठीक है, एक्सटेंडेड हिज कंट्रोल ओवर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया, ईरान एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तो देखिए कहाँ कहाँ तक इसका रूल रहा है, तो सेंट्रल एशिया में बहुत पार्ट तक इसका रूल रहा है, ईरान में रूल रहा है, और कहीं ना कहीं जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का उसमें भी इसका रूल रहा है, जैसे अफगानिस्तान हो गया। ड्यूरिंग हिज अटैक ही टारगेटेड वेल्दी टेम्पल्स, तो जब देखिए सुल्तान गज़नी जो महमूद गज़नी है, जब उसने भारत पे आक्रमण किया तो वो क्या, कहाँ पर आक्रमण किया उसने, जो वेल्दी टेम्पल्स थे, मतलब जो बहुत रिच टेम्पल्स थे उस पर आक्रमण किया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेम्पल है गुजरात का जिसका नाम है सोमनाथ टेम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर इसने मेनली आक्रमण किया था और यहाँ से उसने बहुत सारा खजाना चुरा कर लेके चला गया था। ठीक है, तो अल बरूनी किताब अल हिंद, तो देखिए अल बरूनी की एक किताब है जिसका नाम है किताब अल हिंद, तो ये अरबिक वर्क है रिटन ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सुल्तान, तो सुल्तान के रिक्वेस्ट पे अल बरूनी ने किताब लिखी है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स फॉर हिस्टोरियंस, तो ये हिस्टोरियन जो आजकल के होते हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इन सब चीज़ों का, इन सब बातों को पता करने का कि ये सब बातें कितनी सच हैं। अल बरूनी ऑल्सो कंसल्टेड द संस्कृत स्कॉलर वाइल प्रिपेयरिंग हिज बुक, मतलब अल बरूनी ने अपने आप से ही बुक नहीं प्रिपेयर करी है, कई सारे संस्कृत स्कॉलर से हर चीज़ पूछी और उसके हिसाब से इन्होंने अपनी बुक को प्रिपेयर किया है। किसने, अल बरूनी ने। लेकिन ये कितनी सच है कितनी इसमें गलत है वो चीज़ कोई आज नहीं बता सकता है, क्योंकि ये हिस्ट्री है। ठीक है, जो लिखी है वही हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए कहा गया है सम अदर नोटेबल किंग्स इंगेज इन वॉर्स वर चामनाज, तो देखिए कुछ और भी किंग्स थे जो वॉर में लगे हुए थे, जिसमें कौन थे, चामनाज थे, और इनको बाद में क्या कहा गया, चौहान कहा गया। जो पृथ्वीराज चौहान है वो इसी रूल से, मतलब इसी किंगडम से आते हैं, मतलब इसी ये कह सकते हैं इसी
ट्राइब या ये कह सकते हैं इसी, ठीक है, तो इसी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है चामनाज, और बाद में इनको क्या कह दिया गया, चौहान डायनेस्टी बोल दिया गया। ठीक है, ये मेनली रूल कहाँ कहाँ करते थे, तो दिल्ली और अजमेर में रूल करते थे। मेनली एफर्ट्स टू एक्सपैंड देयर कंट्रोल ओवर टू वेस्ट एंड ईस्ट, तो इनका एफर्ट क्या रहता था कि ये वेस्ट और ईस्ट में अपने कंट्रोल को बढ़ाएं। अब लेकिन ये अपोज किससे किए जाते थे, मतलब इनको हराने कौन कोशिश करता था, बढ़ने कौन नहीं देता था, तो चालुक्यास थे गुजरात में, और गादवालास थे कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, जो इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। पृथ्वीराज थ्री की बात अगर करी जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रूलर हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, अफगान रूलर जो था मोहम्मद घोरी, उसको डिफीट कर दिया था 1191 में। ठीक है, 1191 में किसको डिफीट किया था, मोहम्मद घोरी को डिफीट किया था, और जो वॉर था उसका नाम था फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन। ठीक है, याद रखिएगा, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरेन में पृथ्वीराज चौहान ने किसको हराया था, मोहम्मद घोरी को हराया था 1191 में। और अगले साल मतलब 1192 की बात अगर करी जाए, तो यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार गए थे, और किससे हारे थे, तो मोहम्मद घोरी से ही हारे थे। ठीक है, और फिर मोहम्मद घोरी कहा जाता है इनको पकड़ के लेके चला गया था, और इनकी आँख वाँख ख़त्म कर दी थी, मतलब इनको अंधा कर दिया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर मुत्तरयार की बात अगर करी गई, मुत्तरयार में देखिए क्या है, द सबॉर्डिनेट्स टू पल्लवा किंग ऑफ कांचीपुरम हेल्ड पावर इन दी कावेरी डेल्टा। तो अगर आपसे पूछा जाए इनकी ये जो मुत्तरयार नाम की जो ट्राइब है, या कह सकते हैं जो किंगडम है, ये कहाँ पर रूल करते थे, तो कावेरी डेल्टा के पास में कांचीपुरम एक जगह है, वहाँ पर ये लोग क्या करते थे, रूल करते थे। और ये थे कौन, तो ये सबॉर्डिनेट्स थे किसके, पल्लवा किंग के। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या है, विजयाला की बात करेंगे। विजयाला कौन है, मेंबर ऑफ एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलाज। अब देखिए चोला फैमिली का ये कह सकते हैं चीफ है, ठीक है, मेंबर है एक, ठीक है, चोलास फ्रॉम उरायूर की बात करी गई है। कैप्चर द डेल्टा ऑफ मुत्तरयार। अब देखिए यहाँ पर इसने विजयालय ने क्या कर दिया था, डेल्टा को कैप्चर कर लिया था मुत्तरयार से इन द मिडल ऑफ 9th सेंचुरी। तो 9th सेंचुरी के आसपास क्या कर लिया था, विजयाला ने डेल्टा को कैप्चर कर लिया था। द टाउन ऑफ थांजावुर एंड द टेम्पल ऑफ गॉडेस निशुम्भ सुधनी, देयर वर सम ऑफ हिज मेजर क्रिएशंस। तो कुछ इसने इंपॉर्टेंट क्रिएशंस भी बनाए हैं, जैसे थांजावुर का जो टाउन है, ठीक है, टेम्पल है गॉडेस निशुम्भुसुधनी का, तो इन्होंने क्या कर लिया था, विजयालय ने उसको बनाया था। विजयाला सक्सेसर एक्सपेंडेड देयर किंगडम इन साइज एंड पावर, एडिंग द पांड्यन एंड पल्लवा टेरिटरीज टू दी साउथ। तो देखिए जो विजयाला के सक्सेसर्स थे, मतलब आगे वाली जो इनकी पीढ़ी थी, उन्होंने क्या किया, किंगडम को और ज़्यादा एक्सपैंड किया, और कहीं ना कहीं जो पांड्या का रूल था और जो पल्लवा की टेरिटरीज थी उसको भी क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है, जो साउथ और नॉर्थ की जो टेरिटरीज थी इनके आसपास, इसको भी क्या कर लिया था, सक्सेसर्स ने कैप्चर कर लिया था। अब यहाँ पर राजा राजा वन की बात करी गई, तो राजा राजा वन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पावरफुल रूलर है, कहाँ का, चोल रूलर है, हु बिकेम किंग इन 985 AD। तो ये किंग कब बना, तो 985 AD में राजा राजा वन किंग बना, एंड देयर आफ्टर एक्सपेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट ऑफ दीज एरियाज़। बाद में जब ये रूलर बना तो इसने सारे एरिया पे क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये रूलर था। ही वॉज नोन फॉर हिज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एम्पायर। तो इसने क्या किया, सारे एम्पायर को एकजुट कर लिया, मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उस पर इसका कंट्रोल बहुत ज़्यादा अच्छा था। और जो इसका मतलब इसका लड़का था राजेंद्र वन, इसने भी क्या किया, अपनी फादर की ग्लोरी को आगे बनाए रखा है। कह सकते हैं कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा था जिस तरीके से, उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया, ख़राब कभी भी होने नहीं दिया, मतलब और ज़्यादा उसको आगे बढ़ाया। द बिग टेम्पल्स ऑफ थांजावुर एंड गंगाई कोंडा चोलापुरम बिल्ड बाय राजा राजा राजेंद्र आर्किटेक्चरल मार्वल्स। तो देखिए जो थांजावुर का मंदिर है, ठीक है, गंगाई कोंडा चोलापुरम है, ये सब किसने बनवाया, तो राजा राजा ने और राजेंद्र वन ने ही ये सब चीज़ें बनवाई थी, और ये बहुत ही महान आर्किटेक्चरल फॉर्म्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं द टेम्पल्स ऑफ चोलाज। अब देखिए चोल के जो टेम्पल्स हैं उसकी बात अगर करी जाए, तो दे वर द न्यूक्लियाई ऑफ स्टेटमेंट्स दैट ग्रू अराउंड देम। ठीक है, दे वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन एंड वर ऑल्सो एंडोड विद लैंड बाय द रूलर्स एज वेल एज अदर्स। देखिए ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि जो चोल के मंदिर हुआ करते थे वो बिल्कुल सेंटर में हुआ करते थे, और इसके इर्द गिर्द पूरा सेटलमेंट बनता था, मतलब जो घर होते थे, जो रहने वाले लोग होते थे, वो इसके आसपास पूरे साइड में रहा करते थे, और सेंटर पे क्या होता था, मंदिर होता था। और इसी में ही अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा ऐसा लैंड रहता था जिस पे बाकायदा खेती करी जाती थी, और उसमें ये भी कहा गया है कि जो इसमें प्रोड्यूस होता था, जो इस लैंड पे जो प्रोड्यूस होता था, उसको रख दिया जाता था, और मेनली उन लोगों के लिए रख दिया जाता था जो मंदिर की सेवा करते थे,
ठीक है, मंदिर के आसपास लोग रहते थे, मतलब जैसे प्रीस्ट हो गए, ठीक है, पुजारी हो गए, गार्लैंड मेकर जो फूल वूल बनाते थे वो लोग हो गए, कुक हो गए जो खाना वाना बनाया करते थे मंदिर में, ठीक है, स्वीपर्स हो गए जो मंदिर की सफाई करते थे, म्यूजिशियंस, डांसर्स, उन लोग के लिए मेनली ये जो लैंड था वो फिक्स किया गया था, वो उनके लिए ही रखा गया था। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखिए क्या बोला गया, टेम्पल्स वर नॉट ओनली द प्लेस ऑफ वर्शिप। देखिए टेम्पल जो थे पहले के, उनको सिर्फ प्लेस ऑफ वर्शिप नहीं बोल सकते हैं, वो क्या थे, हब ऑफ इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल लाइफ एज वेल। तो यहाँ पर एक हब हुआ करता था, मतलब ये हब हुआ करते थे इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल लाइफ के, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे अगर देखेंगे लिखा भी हुआ है तो सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन, तो मतलब यहाँ पर बहुत सारे क्राफ्ट प्रोडक्शन भी हुआ करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था अलग अलग चीज़ों का, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, सेंटर्स ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन भी बोला गया है, जो टेम्पल्स थे उसके आसपास का जो एरिया हुआ करता था, इसीलिए टेम्पल्स को बोला गया है। तो ये प्लेस ऑफ वर्शिप ही सिर्फ नहीं थे, यहाँ पर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ भी देखने को मिलती थी, ये बहुत बड़ा हब हुआ करता था इन सब चीज़ों का। द मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेजेस ऑफ डीटीज वॉज मोस्ट डिस्टिंक्टिव इन ऑफ द क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेम्पल्स। तो अगर इन टेम्पल्स की बात अगर करी जाए तो यहाँ पर एक बहुत खास चीज़ देखने को मिलती है, क्या, ब्रॉन्ज इमेज मिलती थी डीटीज़ की, मतलब जो उसके अंदर भगवान होते थे उनकी ब्रॉन्ज एक मतलब एलॉय होता है, तो उसकी डीटीज़ की इमेज देखने को यहाँ पर मिलती थी। चोल ब्रॉन्ज इमेजेस आर स्टिल कंसीडर द बेस्ट इन दी वर्ल्ड। तो आज भी अगर आप जाएंगे साउथ में तो वहाँ पर आपको चोल से, मतलब जो चोल साम्राज्य है, जो चोल का रूलर, मतलब जो चोल जहाँ पर चोल की स्थापना, जैसे थांजवूर की अगर बात करी जाए तो वहाँ पर आज भी ब्रॉन्ज इमेजेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं, ठीक है, और ये बेस्ट हैं पूरे विश्व में। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट में देखिए क्या कहा गया, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड मच टू द अचीवमेंट्स ऑफ चोलाज। अब देखिए चोल के एम्पायर में जो एग्रीकल्चर है उसका भी डेवलपमेंट बहुत अच्छा खासा हो गया था। ऑल्दो एग्रीकल्चर हैड डेवलप्ड अर्लियर इन द अदर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु, इट वाज ओनली द 5th और 6th सेंचुरी। हालांकि है क्या कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट तमिलनाडु में 5वीं और 6ठे सेंचुरी में ही हो गया था, दैट दिस एरिया वाज ओपन फॉर लार्ज स्केल कल्टीवेशन। और कहीं ना कहीं जो तमिलनाडु, अभी हम लोग ने देखा भी था कि इस तमिलनाडु में बहुत लार्ज स्केल कल्टीवेशन होता था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहीं चोल के लिए कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। हालांकि डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का पहले ही हो चुका था, लेकिन फिर भी चोल के एम्पायर में एग्रीकल्चर का और अच्छे से डेवलपमेंट हो गया था। अब कुछ और बातें दी गई, जैसे फॉरेस्ट हैड टू बी क्लियर्ड इन सम एरियाज वाइल लैंड टू बी लेवल्ड इन सम अदर रीजन। देखिए जो एग्रीकल्चर अगर करना है तो उसके लिए लैंड चाहिए, तो लैंड के लिए आपको फॉरेस्ट को क्लियर करना पड़ा था, ठीक है, तो कई सारे फॉरेस्ट काटे गए, क्लियर करने पड़े, ठीक है, और जो लैंड था, ऊबड़ खाबड़ जो लैंड था उसको लेवल किया गया, बराबर किया गया, जिससे एग्रीकल्चर आसानी से हो सके। एम्बैंकमेंट्स बनाए गए। एम्बैंकमेंट्स क्यों बनाए जाते थे, मतलब डैम टाइप की चीज़ें बनाई जाती थी जिससे फ्लड को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। कनाल्स कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ठीक है, ये कह सकते हैं नहरें बनाई गई थी, कनाल कंस्ट्रक्ट किए गए थे, ठीक है, जिससे वाटर को पहुंचाया जा सके फील्ड तक एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि मतलब इरीगेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो इसलिए कैनाल्स को बनवाया गया था। इन मैनी एरियाज 2 क्रॉप्स और ग्रोन इन अ ईयर। तो कई सारे ऐसे एरियाज थे जहाँ पर 2 क्रॉप भी बोने लग गए थे लोग, ठीक है। एक मतलब पहले क्या था कि एक साल में एक ही क्रॉप होता था, अब एक साल में 2 क्रॉप होने लग गए थे। अ वैरायटी ऑफ मेथड्स लाइक डिगिंग ऑफ वेल्स, प्लेसिंग ह्यूज टैंक्स वर यूज फॉर इरीगेशन। तो देखिए इरीगेशन के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ होने लग गए थे, जैसे कुएँ खोदे जाने लग गए थे, बड़े बड़े टैंक्स रखने लग गए थे लोग, तो इस तरीके से इरीगेशन के लिए सब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई थी। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन द विलेजेस वर एक्टिवली इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज़। तो देखिए जो नए नए रूलर्स हुआ करते थे वो इन सब नई नई टेक्नोलॉजी को लाने में, या ये कह सकते हैं डिस्कवर करने में, उन लोग का बहुत बड़ा योगदान होता था, क्योंकि वो भी इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर वॉज ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था एम्पायर्स का वो भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड वे में होता था। और द सेटलमेंट ऑफ पीजेंट ग्रू प्रॉस्पेरस विद द स्प्रेड ऑफ इरीगेशन एंड एग्रीकल्चर, ठीक है। तो देखिए एग्रीकल्चर अच्छा हुआ तो कहीं ना कहीं पीजेंट्स को पैसा मिला, सेटलमेंट को पैसा मिला, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि ये लोग प्रॉस्पेरस हो गए, बहुत ज़्यादा अमीर हो गए। ग्रुप ऑफ सच विलेजेस फॉर्म लार्जर यूनिट्स कॉल्ड नाडू। और फिर धीरे धीरे करके विलेज बढ़े, और विलेज बढ़ के क्या हुए, कई सारे विलेज एक साथ में जुड़ गए, एक बड़ी यूनिट बना ली और उसको क्या कहा गया, नाडू कहा गया, ठीक है। परफॉर्म सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इंक्लूडिंग डिस्पेंसिंग जस्टिस एंड कलेक्टिंग टैक्सेस। फिर धीरे धीरे करके एक तरीके से पूरा सिस्टम बन गया और उस सिस्टम में जस्टिस मिलने लग गया लोगों को, कलेक्शन, टैक्स का कलेक्शन होने लग गया, तो ये सब चीज़ें होने लग गई थी। रिच पीजेंट्स द विलेला
कास्ट कंट्रोल्ड ओवर द अफेयर्स ऑफ नाडू। अब देखिए यहाँ पर रिच पीजेंट्स जो हुआ करते थे विलेला कास्ट के, वो क्या करते थे, जितने भी अफेयर्स होते थे उनको कंट्रोल करते थे नाडू रीजन के, ठीक है। जो नाडू था उसको उनके जितने भी अफेयर्स होते थे, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो क्राइम से रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई भी अफेयर है तो वो कौन डील करता था, उसको मतलब उनको जो वेलेला कास्ट के जो हाई क्लास पीजेंट्स होते थे वो क्या करते थे, उसको डील करते थे। अंडर द सुपरविजन ऑफ सेंट्रल चोल गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट किसकी थी, तो चोल की गवर्नमेंट थी, ठीक है। सम रिच लैंड ओनर्स वर ऑनर्ड विद द टाइटल्स कॉल विंडल वन, ठीक है, विंडावलिन, ठीक है। तो विंडावलिन से उन लोग को नवाजा गया, किसको, जो रिच लैंड ओनर्स थे उनको विंडावलिन नाम के टाइटल से नवाजा जाता था। एंड दे वर ऑल्सो इंटरेस्टेड विद इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ स्टेट एट दी सेंटर, मतलब इन लोग को कई सारे ऑफिसर्स प्रोवाइड कर दिए जाते थे, ठीक है, और बाकायदा ये लोग अपना काम अच्छे से करा करते थे। इसके बाद देखिए क्या कहा गया, एसोसिएशंस ऑफ ट्रेडर्स नोन एज नगराम्स। तो देखिए नगराम्स क्या होते थे, तो ये एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स हुआ करते थे। दे ऑल्सो ओकेजनली परफॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस इन टाउन्स, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हुआ करते थे टाउन में, उसको परफॉर्म कौन करता था, तो नगराम्स परफॉर्म करते थे। इंस्क्रिप्शन फ्रॉम उत्तरा मेरूर इन चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु टेल्स अस द वे इन विच द सभा वॉज ऑर्गेनाइज, तो सभा किस तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ करती थी उस एरियाज़ में, उसको कौन बताता है, तो इंस्क्रिप्शंस हैं उत्तरा मेरूर जगह पे जो कि चिंगलेपुट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ठीक है। वहाँ पर कई सारे इंस्क्रिप्शंस देखने को मिले और वहाँ पर ये बताया गया है कि सभा को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता था। देयर वर सेपरेट कम्युनिटीज़ टू लुक आफ्टर डिफरेंट वर्क्स लाइक दैट ऑफ इरीगेशन, टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो देखिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी जो अलग अलग काम को देखती थी, जैसे इरिगेशन का काम है तो उसको अलग कमेटी देखेगी, टेम्पल्स का वर्क जो भी है वो अलग कमेटी देखेगी, इस तरीके से वहाँ पर काम को एलोकेट किया गया था। द एलोकेशन ऑफ वर्क वॉज डिसाइडेड थ्रू लॉटरी सिस्टम, और कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ वर्क कि कौन कैसा काम करेगा इसको लॉटरी सिस्टम के थ्रू डिसाइड किया जाता था। तो ये पूरी कहानी थी जो अभी हम लोग ने डिस्कस करी है न्यू किंग्स एंड किंगडम्स की। बाकी के जितने भी वीडियोज़ हैं उनको पहले से ही प्लेलिस्ट में लगा दिया गया है, एमसीक्यूज़ भी और कहीं ना कहीं नोट्स भी, तो सभी लोग आप लोग जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को अच्छी और कर सकते हैं। तो अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।